आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के चतुरपुर मदईपट्टी गांव, जहां एक परिवार के 5 लोग साहित्य लेखन से जुड़े हैं, जिसमें राजेंद्र त्रिपाठी राहगीर अब तक 500 से अधिक साहित्य की किताबें लिख चुके हैं और 30 किताबों का प्रकाशन भी हो चुका है। लगभग 500 किताबों का आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण प्रकाशन नहीं हो पाया, जिससे उनके लेखन नष्ट हो रहे हैं। इनकी एक किताब अयोध्या खंड काव्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने भी खरीदा है। जिम्मेदारों की अब तक इस पर कोई नज़र नहीं पड़ी, जिसके कारण आजमगढ़ की यह प्रतिभा दबी हुई है। अब तक किसी ने भी इतनी किताबें नहीं लिखीं। राजेंद्र व उनके पुत्र हेमंत त्रिपाठी किताबों के प्रकाशन के लिए कई बड़ी नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन केवल उन्हें आश्वासन ही मिला। वह चाहते हैं कि सरकार उनकी मदद कर किताबों का प्रकाशन कराए। राजेंद्र त्रिपाठी के ऊपर लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी भी हो चुकी है। आजमगढ़ जिला, जो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रखता है, उस जिले में आज भी लोगों को उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। यहाँ के लोग करते तो बहुत कुछ है, लेकिन उनकी प्रतिभा उभर नहीं पाती। कारण है उन्हें राजनीतिक और सरकारी उपेक्षाओं का शिकार होना पड़ता है। आजमगढ़ जिले के चतुरपुर मदईपट्टी गांव के राजेंद्र त्रिपाठी अपनी रचनाओं के कारण कई बार पुरस्कृत हो चुके हैं, लेकिन इनकी प्रतिभा की पहचान करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला। फिर भी इनकी साहित्य रचनाओं के प्रति दीवानगी कम नहीं हुई और लगातार साहित्य रचनाएं लिखने में लगे हुए हैं। इनसे प्रेरणा लेकर इनके बच्चे भी साहित्यिक रचनाओं में रुचि ले रहे हैं। अगर सरकार की तरफ से इनकी रचनाओं के प्रकाशन में मदद मिले तो इनकी प्रतिभा दुनिया के सामने आ सकती है। पैसे की तंगी के कारण यह अपनी रचनाओं को प्रकाशित नहीं करा पा रहे। किसी तरह से 30 पुस्तकों का प्रकाशन इनके द्वारा कराया गया है। राजेंद्र का कहना है कि वह उम्र के आगे पराजित नहीं है। उनका हर्ष व उल्लास आज भी उसी तरह से बरकरार है। वह चाहते हैं कि यह रचनाएं राष्ट्र के अच्छे लोगों के ख्याल में आए और यह प्रकाशित हो, ताकि मैं भी देख सकूं कि हिंदी साहित्य को मैंने क्या कुछ दिया था। उन्होंने कहा कि अगर इस देश में सभ्यता की ऊंचाई है, अगर यह देश बुद्धि तुलसी, टैगोर, निराला की गरिमा रखता है, तो उसे यह परंपरा बनाई रखनी चाहिए। जो भी मूल्यों से जुड़े हैं, चाहे विज्ञान हो या साहित्य के क्षेत्र में हो तथा सामाजिक धरातल पर कोई कार्य करते हैं, तो उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए। आपने आज तक कितनी किताबों को लिखा है और किस तरीके से समाज में आप साहित्य को दिखाने की और सिखाने की कोशिश जो करते रहे हैं, उसको किस तरीके से आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने अब तक सब मिलाकर 653 किताबों की रचना की है और उसमें कुछ किताबें ऐसी हैं जो काफ़ी मोटी हैं, उनमें विशाल हैं, उनमें संदर्भ काफ़ी विस्तृत हैं, और कुछ किताबें ऐसी हैं जो 100 पेज के अंतर्गत हैं, लेकिन 100 पेज से कम कोई नहीं है। और उन पुस्तकों में मैंने राष्ट्रीय संदर्भों को और साथ ही साथ मानव संस्कृति से जुड़े हुए जो संदर्भ हैं उनको, राष्ट्रीय परिवेश, सामाजिक परिवेश, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, सबको एक गति मिले, मेरे लेखन का एक प्रयास रहा है। मैंने ये सोचा कि मुझे अगर कलम मिली है, लिखने की ताकत मिली है, तो मैं ऐसा कुछ करूं कि हिंदुस्तान को एक रोशनी मिले। यह मेरा एक दायित्व है। और मुझे मिल्टन की एक बात याद आती थी कि अगर तुमने, हे ईश्वर, मुझे रोशनी दिया, लिखने की ताकत दिया, तो आँखों की रोशनी क्यों ले लिया। अर्थात अगर हमें ऊर्जा है तो लिखना चाहिए। यह एक तरह की राष्ट्र सेवा है और विचारों का विस्तार धरती को ऋषि चेतना की तरफ ले जाता है। और चाहे ज्ञान हो चाहे विज्ञान हो, विचारों के विकास के नाते ही हम आकाश तक की यात्रा कर रहे हैं। इस नाते जरूरी है कि हम साहित्य लिखें, और मैंने इन सारे संदर्भों को मन में रख करके विविध तरह की किताबें लिखी। उसमें दार्शनिक पहलू को छूने वाली किताबें भी हैं, बड़ी रसात्मक किताबें भी हैं, राष्ट्रीय संदर्भ की किताबें भी हैं, वैश्विक चेतना को उद्धृत करने वाली किताबें भी हैं। मैंने समग्र
मानस को, माने विश्व मानस को या मन को टटोलने की कोशिश की है। उसकी अपेक्षाएं क्या हैं, उसमें कैसे सुधार हो सकता है, या वैश्विक स्तर पर अब तक हुए क्या, आगे क्या होना चाहिए, हमारे लेखन का यह संदर्भ रहा है। हमने सोचा कि कम से कम मेरे द्वारा हिंदुस्तान को कुछ मिले, और हिंदुस्तान को ही नहीं, वैश्विक मानवता को कुछ मिले। इस नाते कि लेखक एक दायरे का व्यक्ति नहीं होता, वो पूरी यूनिवर्स का होता है, वो अपनी चेतना के द्वारा पूरे विश्व में फैलता है। तो मैंने इन विविध रचनाओं में, जो आप संग्रह देख रहे हैं, इस तरह के विचारों को ध्यान में रखते हुए विविध तरह की किताबें लिखी। उसमें मैंने गज़लें भी लिखा, खंड काव्य भी लिखे, महाकाव्य भी लिखे, और मुक्त कविताएं भी लिखा, नई कविताएं भी, मतलब कोई भी ऐसी विधा, नवगीत, करीब नवगीत की मेरी सैकड़ों किताबें होने जा रही हैं। तो इस तरह से मैंने विविध विषयों को संदर्भ में लिया जो हिंदुस्तान के साहित्य को अपेक्षित हैं, या जिसमें हिंदुस्तान के साहित्यकार काम कर रहे हैं। और मैंने निष्ठा के साथ, मौलिकता के साथ यह सोच करके किया कि कहीं ऐसा ना हो मुझ में अनायास दूसरों की छाया हो। मैं लोगों को पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन लोगों को उठा करके अपनी रचनाओं में रखना नहीं चाहता। मैं उनसे कुछ सीख लेता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपना धरातल और अपनी खोज जारी रहे, चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र। अच्छा, आप कितने किताबों को लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं, कितनों का प्रकाशन हुआ है और कितनों हाँ। के पांडुलिपियां अभी आपके पास हैं, तो उसको किस तरीके से आप चाहना चाहते हैं, सरकार से सहयोग को किस तरीके से देखना चाहते हैं? देखिए, सब मिलाकर मेरी 30 किताबें प्रकाशित हैं, और मैंने आपसे बताया कि मैंने सब 653 किताबें लिखा है। तो 653 में से 30 आप घटा लीजिए, अब शेष किताबें बची हुई है, और मैं 70 वर्ष का हूँ। तो भाई, अब इन किताबों की इतनी संख्या है कि ज़रूर मुझे चिंता है कि ये किताबें कैसे प्रकाशित हों। ये प्रकाशित हो जाती हैं, चाहे शासन का सहयोग हो, किसी तरीके से हो। भाई, कालिदास को भोज ने पहचान लिया, और मुझे भी अगर कोई पहचान ले तो ये तो उस राष्ट्र के गौरव पुरुष के रूप में स्वीकार किया जाएगा। न पहचाने, ये बात अलग की है। मैंने जोगी से भी सवाल उठाए थे, हालांकि उन्होंने मेरा बड़ा सम्मान किया था, लेकिन अब राजनीतिक क्षितिज को ऊंचाई से छूने के नाते अब मैं दोबारा नहीं जा पाया कि उस भीड़ में कौन कहे। इतनी समस्याएं लोगों के पास हैं, सियासी लोगों के पास, कि उनसे कैसे क्या कहा जाए और मूल्यों को कितना उठा सकते हैं। मैं उन पर संदेह तो नहीं करता, लेकिन मुझे अपने पर संदेह हुआ कि शायद मेरी आवाज़ का वहाँ कितना आकलन हो सकता है या नहीं हो सकता है। इस नाते मुझे ये चिंता है, और मेरी अपनी यह इच्छा है कि ये किताबें मेरे जीवन काल में 5-5 प्रति ही आ जाती, तो ये मेरा नहीं, हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ता। ये तो मैं एक संदर्भ हूँ, मेरे माध्यम से किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन कल किताबें हिंदी साहित्य की होंगी मेरे जाने के बाद। और मेरे ही जाने के बाद नहीं, जो भी रचनाकार होते हैं, रचना लिखने के बाद जब वे दिवंगत होते हैं, चले जाते हैं, तो रचनाएँ छूटती हैं। आज कामायनी के रचनाकार को लोग कामायनी के नाते जानते हैं। तो इस तरीके से ये रचनाएँ जो हैं, अगर ये प्रतिभा मुझ में नहीं आती तो मैं लिखता क्यों? अथवा आप या कोई भी व्यक्ति, अगर ये प्रकाश है तो ये प्रकाश बुझने न पाए। एक रचनाकार की भी ये प्यास होती है। और अगर अच्छा राष्ट्रीय संदर्भ से परिचित व्यक्ति है, चाहे वो सियासी हो, चाहे बड़े पदों का व्यक्ति हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, ये सबका संदर्भ होना चाहिए कि अगर विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में कोई भी रोशनी पैदा करना चाहता है, तो यह राष्ट्र का एक संवर्धन है, उसका एक विकास है, और उस विकास की यात्रा को गति देना चाहिए। अच्छा, इंदिरा गांधी का भी जिक्र आप कर रहे थे, हाँ। उसका वो क्या कहानी थी, थोड़ा सा मैं जानना देखिए, चाहूँगा। सब मिला जुला करके इंदिरा जी का जब निधन हुआ 50-84 में, तो पूरे हिंदुस्तान में एक तहलका मच गया था। मैं बहुत लंबी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ इतना इम्प्रेशन पड़ा मेरे ऊपर कि मैंने सोचा कि किसी व्यक्तित्व का इतना भी असर हो सकता है कि तमाम लोगों ने आत्मदाह तक कर लिया था इंदिरा जी के मरने के बाद। तो मैंने सोचा कि निश्चित रूप से वह व्यक्तित्व गरिमामय है, जिसके नाते लोग प्राण तक दे रहे हैं। अगर सियासत में भी इस तरह के व्यक्तित्व हों जिनके जाने के बाद इस तरह की तड़प हिंदुस्तान के सीने में या किसी भी मुल्क के सीने में उठती है, तो निश्चित रूप से वह व्यक्तित्व आदर का पात्र है। इस नाते मैंने मेरे प्यारे पंजाब जाग रचना लिखा था, जिसमें मैंने सिखों को संबोधित करते हुए कहा था, उन्होंने खालिस्तान की मांग किया था, तो मैंने लिखा कि तुमको याचक बनना ही था तो भूखा त्राण मांग लेते, या खालिस्तान छोड़ प्यारे तुम हिंदुस्तान मांग लेते।
मैंने इस बात को कहा था और इस पर तमाम नाटक वाटक हुए देश में।